गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ई गवर्नेंस के इशूज क्या होते हैं, तो आज हम लोग इवैल्यूएशन देख रहे हैं। ई गवर्नेंस का इवैल्यूएशन क्या है। तो इसका मतलब है आखिरकार हमें ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, या दूसरे शब्दों में कहें कि ई गवर्नेंस हमें ऐसा क्या सुविधा मुहैया कराया या करा रहा है जिसकी वजह से हम धीरे धीरे उसकी ओर खींचते चले जा रहे हैं। तो इसके सभी लाभों को देखते हुए आज अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, चीन जैसे महाशक्तिशाली देश के तहत विश्व के अधिकाधिक विकसित और विकासशील देश ई गवर्नेंस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो हमारी गति धीमी जरूर है, लेकिन हम भी विश्व के उन देशों की कतार पर खड़े होने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, और जिसके लिए हम विश्व के साथ कदम ताल करते हुए ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में वर्ष 2000 से ही ई गवर्नेंस से संबंधित सब्जेक्टों पर कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसी वर्ष इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया है, जिसे हम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2003 और 2007 के बीच लागू किए गए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एक्शन प्लान को मंजूरी दी।
जिसका मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस के लिए एक स्थायी बेस तैयार करना था। 10 नवंबर 2005 में भारत सरकार के द्वारा indian.gov.in, मतलब ये इस तरह से है कुछ, indian.gov.in नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की, और यह वेबसाइट देश के सभी सिटीजन्स अथवा नागरिकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की जितनी भी ई गवर्नेंस सुविधाएं हैं या लोगों के लिए जो सब पोर्टल्स हैं, वो सभी इस वेबसाइट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस वेबसाइट्स के जरिए किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी आदि सभी व्यक्ति अपने कार्य की सूचना इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट्स की सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए यूजर को सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर स्वयं को रजिस्टर करना होता है। इसके लिए वेबसाइट्स में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो उस पर इंटर करके अपना अकाउंट उसके ऊपर क्रिएट कर सकता है। इसके बाद 18 मई 2005 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के प्लान को मंजूरी दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वे सब मिलकर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिनमें से लैंड प्रोजेक्ट कर्नाटका स्टेट ने, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश ने, स्मार्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने, सारी प्रोजेक्ट तमिलनाडु ने तथा संपर्क प्रोजेक्ट चंडीगढ़ ने मुख्य रूप से शुरुआत की है। इन सभी परियोजनाओं से इन राज्यों की जनता को काफी लाभ पहुंचा है,
इससे के अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया नाम के प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और मोदी गवर्नमेंट ने इसे साल 2019 तक पूरा कर लेने का प्लान बनाई थी। इस प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका आदि सभी मंत्रालयों को ई गवर्नेंस से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सुशासन का विकास करना है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। लेकिन जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अभी भी इस दिशा में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम उसे इंटरनेट को सर्व सुलभ बनाना होगा तथा साइबर सिक्योरिटी पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। अभी भी भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो कि ई गवर्नेंस के डेवलपमेंट में बाधक है, क्योंकि ई गवर्नेंस के सबसे जो बेसिक शर्त है वो है साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि यदि हमारा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारे डेटा को कोई भी आसानी से चुरा सकता है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक घातक कदम हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की जब घोषणा की थी तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि हमारे देशवासियों को ई गवर्नेंस का जो सपना है वो बहुत जल्द ही साकार होने वाला है और सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े कदम
भी उठाया है। और उसी का नतीजा है कि आज भारत में डिजिटल क्रांति आ गई है। लगभग 80% वर्क आज डिजिटल माध्यम से या 80% सर्विसेज डिजिटल माध्यम से लोगों को घर बैठे मदद प्रदान कर रही हैं। अब बात आती है कि ई गवर्नेंस का उदय क्यों हुआ। तो सबसे पहली समस्या थी कि जो शासन होता था वो बड़ा जटिल होता जा रहा था, और दूसरा सरकार से नागरिकों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ई गवर्नेंस की जो विभिन्न धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सबसे पहला है प्रशासन। किसी भी राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक है तथा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली अर्थात MIS के लिए डेटा को रिपॉजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकृत होना आवश्यक होता है। क्योंकि जो प्रशासन की सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है लैंड और हेल्थ। इनका जब तक डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम बेहतर तरीके से उस समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ई सेवाएं। इनका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करना होता है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है, ई गवर्नमेंट। तो इस तरह से ई गवर्नेंस की दो धारणाओं के बारे में हमने पढ़ा। तीसरी धारणा है इसकी गवर्नेंस। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल होता है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी मदद करता है। तीसरा है इसमें ई लोकतंत्र। राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत, उनका निवारण, ई जनमत संग्रह आदि शामिल है। ई गवर्नेंस की जो उत्पत्ति है, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना
कर, प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोग पर ध्यान देने के साथ हुई। लेकिन एक्चुअल जो इसकी वो हुई वो 2000 से हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना। दूसरा है पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन। तीसरा है सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। चौथा है शासन दक्षता में सुधार। और पांचवा है व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़िएगा, इवैल्यूएशन ऑफ ई कॉमर्स, और इसको समझिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।